मूवी की शुरुआत में हम हमारी प्यारी सी रानन को देखते हैं जो कि अपने घर पर आई होती है एंड यहाँ पर उसकी मम्मा ने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया होता है। लेकिन यहाँ पर वो अपने मम्मा का सरप्राइज़ देखकर शॉक हो जाती है और कहने लगती कि आपने मेरे लिए ये सरप्राइज़ प्लान किया है। जहाँ पर रानन के सामने कई सारे लड़के होते हैं जो उसकी मॉम ने सिलेक्ट कर उसके लिए लाए होते हैं। फिर यहाँ पर बड़ी एक्साइटेड में उसकी मम्मा उसे कहने लगती है कि क्यों, तुम्हें मेरा सरप्राइज़ पसंद आया ना, देखा मैं कितनी अच्छी हूँ, मुझे पता ही था तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। रानन यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें करने की मेरी फ़िलहाल उम्र है, मुझे मेरा करियर सेट करना है, मुझे सीधा शादी नहीं करनी है। तो उसकी मॉम यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मैंने कहा तुम्हें शादी करने के लिए कहा है, मैं तो तुम्हें डेट करने के लिए बोल रही हूँ। शादी से पहले तुम्हें सभी लड़कों को डेट करना चाहिए और हर एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए, फिर फाइनली उससे शादी करना चाहिए जिसके साथ में तुम कंफर्टेबल हो और तुम्हारी उम्र ही क्या है। फिर यहाँ पर वो चली जाती है हर एक लड़के के पास में एंड यहाँ पर वो एक एक लड़के की स्पेशलिटी उसे बताने लगती है। यहाँ पर तो एक लड़का अपनी बॉडी से एप्पल को भी तोड़ देता है, लेकिन उसकी मम्मा को ये अच्छा नहीं लगता और वो कहती कि तुम जाओ यहाँ से, अगर मेरी बेटी को भी ऐसा तुमने कर दिया तो उसे यहाँ पर वो बोलने लगती है कि देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर इंसानों से लेकर स्मार्ट इंसान तक भी है और वो भी जो एक बिजनेसमैन बनने वाला है, तो फिर तुम इनमें से जो चाहे उसे चूज़ कर सकती हो और अगर चाहो तो हर महीने अलग अलग लड़कों को इनमें से डेट कर सकती हो। फिर यहाँ पर वो सभी लड़कों को रानन के पास जाने के लिए कहती है, जहाँ पर वो सभी लड़के रानन के पास चले तो जाते हैं, लेकिन रानन बड़ी जोर से चिल्ला देती है, जहाँ पर उसकी चीख सुनकर वो सभी लड़के उस घर से तुरंत निकल जाते हैं। एंड यहाँ पर रानन को ट्रॉमेटाइज हो जाती है क्योंकि उसे ट्रॉमा होता है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये ट्रॉमा कब जाएगा, कोई भी मैन मुझे छूना चाहता है, मेरी चीख निकल आती है। एंड यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर रानन प्यारा सा केक लेकर गई होती है अपने बॉयफ्रेंड जी के पास में, लेकिन यहाँ पर वो जी उस केक को चकरा देता है और कहते हैं कि हम इतने सालों से डेट कर रहे हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक तुमने मुझे टच भी करने नहीं दिया है, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। एंड इतना बोलकर यहाँ पर वो दरवाज़ा बंद कर देता है, जहाँ पर बेचारी रानन खुद ही शौक में चली जाती है। इतने में ही यहाँ पर रानन के ग्रुप में मैसेजेस आने लगता है कि तुमने देखा जी का मैसेज, उससे अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ में ऑफिशियली डेट करना से शुरू करते हैं। जहाँ पर रानन जी की नई गर्लफ्रेंड को देखती है और वो समझ जाती है कि शायद से जी ने उसके ऊपर चीट किया है। इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर इसके बाद में जब वो बेचारी ब्रिज पर जा रही होती है तो एक लड़का सामने से आ जाता है जो उसे पूछने लगता है कि आप ठीक तो हो ना। एंड यहाँ पर रानन तभी एकदम स्टैचू बनकर नीचे गिर जाती है और ये उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि कोई भी लड़का उससे करीब इस तरीके से आता है तो वो स्टैचू की तरह चुपचाप उसी पोजीशन में रह जाती है। यहाँ पर उसकी मामा उसे कहने लगती है कि देखो मैं एकदम फ्री माइंडेड हूँ, अगर तुम्हें लड़कों के बदले लड़कियाँ पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है जब तक तुम खुश हो। रानन यहाँ पर बोल लेती कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, हालांकि आपको ये बात पता नहीं है कि मेरा ऑलरेडी एक फियांसे है जो कि अब्रॉड में रहता है, जो कि हैंडसम भी है और रिच भी। तो उसकी मम्मा बोलते कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मत सिखाओ। रानन बोलते कि मैं झूठ नहीं बोल रही और उसकी मम्मा कहते कि ठीक है, एक काम करो, कल उसकी फैमिली को और उसे लंच पर इनवाइट करो, तो फिर क्या हम दोनों की फैमिली मिल लेंगी और हम आपस में बात भी कर लेंगे। एंड यहाँ पर अपनी मम्मा से वो एग्री करने लगती है। यहाँ पर रानन बोलने लगती है कि मैं तो मेरी मम्मा पर गई हूँ, जितना स्मार्ट मेरी मम्मा है उससे ज़्यादा मैं स्मार्ट हूँ। मैंने ऑलरेडी चाइना आने के पहले 2 दिन पहले से यहाँ पर एक रोबोट वाले बॉयफ्रेंड को ऑर्डर कर दिया था, जहाँ पर जैसा बॉयफ्रेंड मुझे चाहिए वो बहुत जल्दी आ जाने वाला है। दूसरों में यहाँ पर एक ग्रैंडमा को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स पड़े होते हैं, लेकिन ये बॉडीगार्ड्स ग्रैंडमा के साथ ही होते हैं जो कि किसी और का पीछा कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर सभी लोग मिलकर लीन का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर लीन ग्रैंडमा से पीछा छुड़ाकर भाग रहा होता है। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो, बस एक और बार उस ब्लाइंड डेट पर चले जाओ, लेकिन यहाँ पर लीन उसे मना करता रहता है और बोलता है कि ब्लाइंड डेट पर मैं अब नहीं जाने वाला। ग्रैंडमा यहाँ पर बोलती है कि तुम ये सारी बातें छोड़ो, शादी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम का क्या है वो तो बाद में भी होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर लीन वो कहने लगता है कि ग्रैंडमा ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कंपनी ने न्यूली रोबोट लॉन्च किया है और मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई भी मिस्टेक हो। और यहाँ पर वो बड़ी तेज़ी से भागकर एक बॉक्स के अंदर छुप जाता है, जहाँ पर उसके बॉडीगार्ड भी उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर यहाँ पर वो बॉक्स में बैठे बैठे ही सोचने लगता है कि मुझे कंपनी जाकर उस रोबोट को एक बार चेक करना ही होगा। अब तक तो उसकी डिलीवरी भी हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर इसके पहले कि वो बाहर निकले कुछ वर्कर आकर उस बॉक्स को वैन के अंदर बैठा देते हैं। एंड यहाँ पर तो वो लोग उसकी आवाज़ को भी नहीं सुनते। दूसरे यहाँ पर उस रोबोट को भी देखते हैं जो कि स्टेयरकेस के यहाँ पर बस बैठा हुआ होता है। फिर यहाँ
यहाँ पर रैनन रेडी हो जाती है लंच के लिए। यहाँ पर वो सोचने लगती है कि सभी फैमिली वालों के सामने मैं दिखा दूंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा स्मार्ट है और मुझे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो तो एक रोबोट है। इतने ही टाइम में यहाँ पर उसका रोबोट वाला बॉयफ्रेंड डिलीवर हो जाता है एंड इस बॉक्स के अंदर कोई और नहीं बल्कि लीन ही होता है। लीन यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब तो यहाँ पर क्लाइंट के पास डिलीवरी भी हो गई है, आखिर मैं इस जगह से कैसे एस्केप करूँगा। यहाँ पर रैनन उसे लेकर घर के अंदर आ जाती है। यहाँ पर जैसे रैनन बॉक्स खोलती है लीन एकदम स्टैचू की तरफ बैठ जाता है। यहाँ पे वो मन में प्रे कर रहा होता है कि बस ये मुझे पहचान ना ले कि मैं रोबोट नहीं बल्कि इंसान हूँ। फिर बाद में यहाँ पर रैनन उस रोबोट को खड़ा करवाती है और उसकी स्किन को देखकर टच करने लगती है और सोचती कि मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम है। फिर यहाँ पर वो उसकी बॉडी को फील करने लगती है। यहाँ पर बाद में वो इस फ़ोन को देखती है जहाँ पर वो उसके फीचर्स के बारे में सोचने लगती है और इस रोबोट को ऑन कैसे करना है उसका बटन ढूंढने लगती है। फिर यहाँ पर रोबोट अपने आप ऑन हो जाता है, यानी कि लीन बोलने लगता है कि मैं रोबोट नंबर 952 हूँ। इसके बाद में यहाँ पर रैनन वो फीचर्स को ढूंढने लगती है जहाँ पर वो उसे लव वाले मोड में चेंज कर सके। यहाँ पर वो उसे लव मोड में चेंज होने के लिए कहती है एंड मन ही मन यहाँ पर लीन हेजिटेट करने लगता है कि मैं लव वाले मोड में कैसे चेंज हो सकता हूँ। मुझे बाद में वो सारी हरकतें करने पड़ेंगी जो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता, लेकिन एज ए रोबोट मुझे वो सब करना होगा। फिर यहाँ पर रैनन उसका मेन स्विच ढूंढने लगती है और यहाँ पर वो उसके एडम्स के एप्पल को टच करती है। यहाँ पर वो उसे टच करते ही सोचने लगती है कि ये तो एकदम रियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग जैसा लग रहा है, मुझे तो इसकी स्किन भी एकदम रियल ह्यूमन जैसी लग रही है, लग ही नहीं रहा है कि ये कोई रोबोट हो सकता है। फिर यहाँ पर खुद ब खुद लीन कह देता है कि लव मोड अब ऑन हो चुका है, जहाँ पर रैनन धीरे धीरे कर उसके सारे मसल्स को टच करने लगती है और उसे फील करने लगती है, जहाँ पर लीन को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है क्योंकि धीरे धीरे उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म होती जाती है। यहाँ पर लीन उसकी हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर रैनन को लगता है कि ये भी एक रोबोट का फीचर ही होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे हक करने लगती है और बेस्ट बॉयफ्रेंड का टैग देने लगती है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि ये तो बस एक रोबोट ही है। इसके बाद में वो सोफा पर आराम से बैठती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को उसका स्किन केयर करने के लिए ऑर्डर देती है। लीन यहाँ पर सोचने लगता है कि ये लड़की ऑर्डर दे रही है और वो भी मुझे। फिर उसे याद आता है कि वो तो एक रोबोट है, उसे उस लड़की की जो बात है उसे तो मानना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर लीन सारे के सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेकर आ जाता है। यहाँ पर रैनन की स्किन उसे बहुत सॉफ्ट फील हो रही थी, तो वो उससे बातें करना शुरू कर देता है एंड रैनन यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत खुशी खुशी बताने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर लीन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम मेरे लिप्स पर भी तो मसाज करो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके लिप एरिया में भी मसाज करने लगता है। रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि भले तुम रोबोट हो लेकिन तुम्हें इंसानों जैसी मैन की तरह में ट्रेनिंग मुझे तो देनी ही पड़ेगी। एंड फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि आसपास जब यहाँ पर कोई नहीं होगा तब तुम मुझे माँ से बुलाओगे। एंड यहाँ पर मेलिन उसे माँ से बुलाने लगता है, लेकिन मन ही मन यहाँ पर वो बहुत गुस्से में भी होता है। रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि बहुत अच्छे, तुम तो बड़े ओबीडिएंट रोबोट हो, एटलीस्ट तुम मैन से तो अच्छे हो। बेचारी मन में यहाँ पर सोचने लगती है कि काश ये रोबोट के बदले एक रियल मैन होता, तो फिर क्या पता वो मुझे टच करता और मुझे कुछ भी नहीं होता। हालांकि रियल मैन मुझे कभी टच कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो करेंगे तो फिर मेरी बॉडी पूरी की पूरी स्टैचू बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीन तो रियल पर्सन है, लेकिन वो रैनन को टच कर रहा है, बट फिर भी रैनन को कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि उनके बीच में कोई तो कनेक्शन होगा। फिर यहाँ पर में रैनन उठती है और कुछ तो बोलकर वापस से सो जाती है। लीन को लगने लगता है कि शायद से ये कुछ ज़्यादा ही थक गई होगी, तो फिर यहाँ पे वो उसका हाथ नीचे करता है और उसे आराम से सोने देता है। साथ साथ वो उसे गालों पर टच भी करता है और उसे मन ही मन क्यूट बुलाने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर रैनन उस रोबोट को लेकर रेस्टोरेंट में चली जाती है एंड यहाँ पर वो उसे समझाने लगती है कि तुम्हें बहुत फर्मली और ओबीडियंटली मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा और एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनकर दिखाना ही होगा। लेकिन यहाँ पर चलते चलते रैनन को बीच में याद आ जाता है कि वो दोनों तो खा लिया था, उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट लेकर तो आना ही चाहिए था। लीन यहाँ पर उसे देखने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि गिफ्ट लाने की इतनी कौन सी घाई थी। रैनन यहाँ पर उसे कहते हैं कि हमें गिफ्ट लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अंदर खाली हाथ गए तो फिर मेरे रिलेटिव्स मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे और मुझे कंजूस बोलने लगेंगे और कहेंगे कि देखा ये तो बहुत ज़्यादा ही कंजूस है, ये तो कुछ अफोर्ड भी नहीं कर पाती।
तो फिर यहाँ पर वो सोचती है कि अगर वो खुद ये चीज़ लेने के लिए गए तो वो उनको अंदर जाने में लेट हो जाएगा एंड दोनों के दोनों जन ये चीज़ लेने के लिए नहीं जा सकते। तो फिर यहाँ पर वो अपना कार्ड निकाल कर लीन को दे देती है और कहती है कि इस कार्ड का अच्छे से इस्तेमाल करना और कुछ ऐसी चीज़ लेकर आना जो दिखने में अच्छी हो, और कार्ड देकर वो वहाँ से चली जाती है और गिफ्ट की जिम्मेदारी वो लीन पर छोड़ देती है। यहाँ पर लीन को लगने लगता है कि ये बेस्ट मौका है यहाँ से एस्केप करने का। तो फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है और रोबोट को बहुत जल्दी डिलीवर करने के लिए कहता है। साथ साथ में यहाँ पर वो उन्हें लिस्ट पे थमा देता है। दूसरा यहाँ पर हम लंच वाला सीन देखते हैं जहाँ पर हम जी को देखते हैं एंड यहाँ पर जी की गर्लफ्रेंड मिया होती है एंड हमें पता चलता है कि जी उस लड़की को डेट कर रहा होता है जो कि हमारे रानन की फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद में रानन भी यहाँ पर आ जाती है जहाँ पर उसकी मम्मा उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है और रानन कहती है कि हाँ वो कुछ ही देर में यहाँ पर आता होगा, वो कुछ गिफ्ट देने के लिए गया है। यहाँ पर मिया बोलने लगती है कि कहीं तुमने घर वालों से झूठ तो नहीं कहा है अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, और इतने साल बीत गए अभी भी तुम वैसी ही दिखती हो। जी भी यहाँ पर उसे सेम चीज़ें बोलने लगता है कि हाँ 5 साल बीत गए लेकिन तुम वैसी की वैसी ही हो। यहाँ पर रनन जी से बोलने लगती है कि मेरा पर्सनल मैटर है, तुम जैसे बाहर वाले लोग मेरी फैमिली के मैटर में ताक ना लड़ाओ तो बेहतर होगा। फिर यहाँ पर मियाँ बोलने लगती कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या है। दूसरा यहाँ पर रनन सभी को सर्टिफिकेट भेज देती है उनके फ़ोन में और बताने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा कोई मामूली इंसान नहीं है जो अभी भी पढ़ाई कर रहा हो, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वॉर ग्रुप का प्रेसिडेंट है। यहाँ पर आए हुए सभी लोग ये चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर रानन अपने बॉयफ्रेंड का नेटवर्क भी बताती है। मिया तो सोचने लगती है क्या पता ये झूठ बोल रही हो। यहाँ पर रानन को पता होता है कि वो झूठ बोल रही है एंड मन में वो कहने लगती है कि वॉर ग्रुप के प्रेसिडेंट को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, और अगर मैं छोटा सा झूठ बोल भी देती हूँ तो इसमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कौन सा बड़ा वॉर ग्रुप का रियल प्रेसिडेंट आकर यहाँ मेरे बाजू में बैठेगा। फिर यहाँ पर अंकल और आंटी सभी लोग बात करने लगते हैं कि क्या तुम सच में वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट के बारे में ही बात कर रही हो जो कि चाइना के टॉप 1 कंट्री और कंपनी में से आता है, साथ साथ में यहाँ पर वो रिचेस्ट इंसान है। तो फिर रनन कहते हैं कि हाँ आपने सही सुना। मिया यहाँ पर अंकल आंटी को बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता आपको रनन पर भरोसा करना चाहिए, कोई भी लोग ये सारी चीज़ों को फेक बना सकते हैं। साथ साथ जी भी यहाँ पर अंकल आंटी से कहता है कि हाँ मुझे तो इस लड़की की कही हुई एक भी बात पर भरोसा नहीं है, आप ऐसे ही अंधाधुंध इस पर भरोसा मत कीजिए। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि आपको पता नहीं है यार ये जानबूझकर यहाँ पर आई है, वरना चाहती तो अब्रॉड में भी पढ़ाई कर सकती। उसे पता चला कि मैं और ये चाइना में आ रहे हैं तो वो हमारा पीछा करते हुए आ गई ताकि वो हमारे बीच में झगड़ा लगा सके और हमारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सके। साथ साथ यहाँ पर जी भी अपने फादर इन लॉ को सभी चीज़ें झूठ झूठ बोलने लगता है। यहाँ पर वो अंकल गुस्से में आकर रनन से कहने लगते हैं कि देखो बेटा, माना तुम्हें सारी चीज़ें चाहिए होती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज़िद्दी बन जाओ और मेरी बेटी की लाइफ में इस तरीके से दखल अंदाजी करो और उसकी लाइफ बर्बाद करो। एंड यहाँ पर वो अंकल उसकी मम्मा से कहने लगते हैं कि आखिर तुमने इसे कैसी परवरिश दी है, यही सारे मैनर्स है जो तुमने इसे दिए हैं। यहाँ पर वो आंटी कहने लगती है कि मेरी बेटी पे उंगली उठाना बंद करो और उसे उल्टा सीधा भी बोलना बंद करो। लेकिन यहाँ पर बीच में मियाँ अपनी टांग लड़ा देती है और बोलने लगती है कि मुझे तो लगता है कि इसे शर्म भी नहीं आती, क्योंकि देखो यहाँ पर वो फैमिली वाले लंच पर आई है लेकिन इसने कुछ लाया ही नहीं है अपने साथ में, और मेरे बॉयफ्रेंड जी को तो देखो यहाँ पर उसे कितना पुराना पोल का नेकलेस लाया और साथ साथ में यहाँ पर चिंगसन भी लाया है ना, मेरा बॉयफ्रेंड कितना परफेक्ट बॉयफ्रेंड। दोस्तों यहाँ पर रनन सोच रही होती है कि आखिर उसका रोबोटिक बॉयफ्रेंड गिफ्ट देने गया है या फिर बनाने गया है। मिया यहाँ पर रनन को पूछने लगती है कि चलो मैंने अपना गिफ्ट तो बता दिया, तुम अपना गिफ्ट तो हमें बताओ। यहाँ पर रनन कुछ बोले लेकिन इतने में वहाँ पर लीन आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और उन सभी के हाथ में प्रीशियस वाले गिफ्ट्स होते हैं। यहाँ पर रनन उन सभी लोगों को देखकर शॉक हो जाती है एंड गार्ड्स एक एक करके वो सारे प्रीशियस गिफ्ट्स के बारे में उन्हें बताने लगते हैं। यहाँ पर रनन की मम्मा बहुत प्राउड फील करती है और अपने सन इन लॉ को शाबाशी देती है और कहते हैं कि सारी चीज़ें मेरे लिए लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी मम्मा और उसके भाई को बोलने लगती है कि देखा भैया, मेरी बेटी का हस्बैंड यानी कि होने वाला हस्बैंड कितना ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम और रिच है। यहाँ पर रनन के मामा को ये सारी चीज़ें सहन ही नहीं होती, तो फिर यहाँ से वो गुस्से में सभी को लेकर जाने लगते हैं। यहाँ पर मियाँ भी गुस्से में होकर चली जाती है, हालांकि उसे बहुत सारी चीज़ें बोलनी होती है लेकिन उसके डैड उसे वापस बुला लेते हैं। दूसरा यहाँ पर रनन बोलने लगती है कि
आखिर तुम इतने स्मार्ट निकलोगे मुझे पता नहीं था। तुम्हें आइडेंटिटी अपनी चेंज कर दी, इतने सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आ गए और मुझे भनक तक होने नहीं दी। तुम तो बड़े स्मार्ट हो, लेकिन मुझे तुम पर शक जा रहा है। तुम पक्का रोबोट ही हो ना, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो। यहाँ पे मन में लीन सोचने लगता है कि मुझे इससे ये झूठ ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपाना चाहिए। एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। क्यों ना मैं इसे अभी सारी बातें बता दूँ। यहाँ पर लीन से कुछ बोले इसके पहले यहाँ पर रैनन बोलने लगती है कि जाने दो, मैं ऐसी चीज़ों पर शक करने लगती हूँ। वैसे भी तुम जैसे रोबोट रियल लाइफ में कहाँ आ सकते हो। और यहाँ पर वो से ये तक कहती है कि अगर तुम रियल मैन होते और यहाँ मेरे सामने इतना क्लोज खड़े होते तो अब तक तो मेरी बॉडी फ्रीज भी हो जाती। फिर यहाँ पर वो से बाकी के गिफ्ट्स के बारे में कहने लगती है कि आखिर तुमने इतने सारे फेक गिफ्ट कहाँ से लाए जो कि इतने रियल लगते हैं, और गार्ड्स भी साथ साथ में थे जो कि तुम्हारे ही ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। तो फिर वो कहता है कि मेरी मास्टर के ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करना यही मेरा नियम है। एंड यहाँ पर मनमो कह रहा होता है कि वो गिफ्ट सारे फेक नहीं थे, बहुत महंगे और रियल थे। यहाँ पर बाद में रैनन उसे गालों को टच करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें एकदम 5 स्टार रेटिंग दूंगी। एंड बाद में वो उसे घर चलने के लिए बोलती है, जहाँ पर लीन मन में सोचने लगता है कि जब जब ये मुझे टच करती है तब तक मेरी बॉडी में कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पे पहुँच जाते हैं। जैसे यहाँ पर रैनन दरवाज़ा खोलती है तो उसे यहाँ पर लीन एक कार को आते हुए देखता है। एंड यहाँ पर लीन उस कार को पहचान जाता है और उसे अच्छे से पता होता है कि आखिर उस कार में कौन है। एंड उसे ये भी पता है कि उस कार में से जो भी निकलेगा वो उसके लिए प्रॉब्लम लेकर आएगा और रैनन को ये प्रॉब्लम नहीं देख सकती। इसलिए यहाँ पर रैनन को वापस घर के अंदर भेज देता है और कहता है कि मुझे कुछ प्रोटेक्शन करना है, जिस वजह से आपको घर के अंदर जाना होगा। एंड यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर देता है। एंड उस कार से बाहर निकलती है उसकी ग्रैंड माँ। एंड यहाँ पर तो बेचारा डर ही जा रहा था कि आखिर वो अब अपनी ग्रैंड माँ से क्या कहेगा। ग्रैंड माँ यहाँ पर आती ही उसी कान खींचने लगती है। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि आप जैसे समझ रहे हो वैसा नहीं है। ग्रैंड माँ बोलते कि चुप रहो, तुम यहाँ पर घर घर जाकर क्या रोबोट का डिटेक्शन करने आए हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें रात को ब्लाइंड डेट पर जाना है। यहाँ पे वो कहता है कि मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ और यहाँ पर ऐसे भी मैं एक लड़के के साथ में हूँ और बहुत जल्द मैं आपको ग्रैंडसन देने वाला हूँ। ग्रैंड माँ बोलते कि बस करो, आखिर यहाँ से बच कर जाने के लिए तुम कितना ही झूठ बोलोगे। लेकिन इतने में यहाँ पर रैनन दरवाज़ा ओपन कर देती है, जहाँ पर ग्रैंडमा रैनन को देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर उनका ग्रैंडसन किसी लड़की के साथ में क्या कर रहा है, क्योंकि जब देखो तब वो लड़कियों से दूर भागता रहता है। रैनन यहाँ पर बोलने लगती है कि ग्रैंडसन, तुम कौन से ग्रैंडसन की बात कर रहे हो? मन में वो सोचने लगती है कि क्या ये बूढ़ी आंटी भी कोई एक रोबोट हो सकती है और इसके रिलेटेड हो। दूसरों यहाँ पर ग्रैंडमा मन में बोल रही होती है कि लगता है लीन इस बार झूठ नहीं बोल रहा, ग्रैंडसन को लेने वाली बात बहुत सच है एंड लगता है ये इस लड़की के साथ में प्यार में है। लेकिन यहाँ पर लीन मन ही मन सोचने लगता है कि अब तो मेरा सारा का सारा भांडा फूट ही जाएगा। एंड यहाँ पर लीन अपनी सच्चाई बोलने वाला था, लेकिन इतने में ग्रैंडमा खांसते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर वो अपने आप का रोबोट नंबर 962 बोलती है। एंड यहाँ पर वो रैनन से कहने लगती है कि मैं कंपनी से आई हूँ, हमारी कंपनी ने ऑलरेडी आपको रोबोट डिलीवर कर दिया है, लेकिन इसके बाद फीडबैक लेने की और चेकिंग करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो मैं बस इसके लिए यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर वो लीन को आँख मारती है। दूसरा यहाँ पर रैनन उन सभी को अंदर आने के लिए कहती है। लीन यहाँ पर अंदर जाने से हेजिटेट तो करता है, लेकिन ग्रैंडमा उसे धक्के मारकर अंदर भेज देती है और खुद ब खुद भी अंदर चली जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। यहाँ पर रैनन बैठकर सोचने लगती है कि आखिर वो ग्रैंडमा को क्या ऑफर करे। तो फिर यहाँ पर वो ग्रैंडमा को खुद ब खुद पूछने लगती है कि क्या रोबोट्स पानी पी सकते हैं या फिर आप खुद को चार्ज अप करना चाहोगी। ग्रैंडमा यहाँ पर कहते हैं कि थैंक यू, ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी ऑलरेडी फुल्ली चार्ज है। यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लगती है कि तुम्हें पता तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी जिसकी इतनी सॉफ्ट प्लम प्लेट स्किन हो और वो इतनी वाइट और ग्लोइंग भी हो। फिर यहाँ पर रैनन बोलने लगती है ये नेचुरली नहीं आया ग्रैंडमा, रुकिए मैं भी आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो अपने स्किन केयर रूटीन के प्रोडक्ट्स उनके साथ में शेयर करने लगती है ताकि ग्रैंडमा भी उसे यूज़ कर पाए। लेकिन वो श्योर नहीं होती कि एक ग्रैंडमा वाली रोबोट इस चीज़ को यूज़ कर पाएगी या फिर नहीं। एंड वो यहाँ पर ग्रैंडमा से खुद ब खुद ही पूछने लगती है कि आप क्या इन चीज़ों को लगा सकते हो। तो ग्रैंडमा कहती है क्या हमारी स्किन एकदम नेचुरली बनाई जाती है जो कि एकदम ह्यूमन जैसी होती है, तो तुम चाहो तो इसे लगा कर भी देख सकती हो। एंड यहाँ वो ग्रैंडमा के फेस पर मॉइस्चराइजर लगा कर देखने लगती है।
लेकिन रैनन यहाँ पर पूछने लगती है ये मॉइस्चराइजर तो बहुत ज़्यादा वाटर बेस की फॉर्म में है, तो आपको नहीं लगता ये मशीन जैसी चीज़ों के अंदर जाकर कुछ क्रैक बना सकता है? लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा को जवाब क्या देना है वो समझ नहीं आता। बट लीन आ जाता है पीछे से, फिर यहाँ पर वो रैनन को समझाने लगता है कि आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से बनाया गया है, जहाँ पर हमारी मशीन के अंदर पानी भी चला जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। ये तो बस एक मॉइस्चराइजर की बात है। यहाँ पर बाद में वो उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा कौन सा मोड चल रहा है, और वो कह देता है कि लव वाला मोड, जहाँ पर लीनो से आई लव यू भी बोल देता है। और यहाँ पर ये सुनते ही रैनन के हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर वो ग्रैंडमा से कहती है कि कोई चीज़ मेरे कमरे में रह गई है तो मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। फिर वहाँ से वो भाग जाती है, जहाँ पर वो सोचने लगती है कि आखिर मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक से मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई। एंड यहाँ पर वो सोचने लगती है कि काश वो एक रियल पर्सन होता, लेकिन क्या पता वो एक रियल पर्सन ही हो। लेकिन रैनन सोचते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर वो रियल मैन होता तो मेरी बॉडी फ्रीज हो जाती। जहाँ पे वो बाद में बहुत रिग्रेट करने लगती है। दूर से यहाँ पर ग्रैंडमा लीन से कह रही होती है कि ज़िंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है, चलो अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे क्लोजेस देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो। ग्रैंडमा यहाँ पर उससे बोलने लगती है कि एक काम करते हैं, क्रिसमस के टाइम पे तुम्हारी एंगेजमेंट करवा देते हैं एंड न्यू ईयर के टाइम पे तुम्हारी शादी, एंड नेक्स्ट न्यू ईयर तक मुझे एक अच्छा ग्रैंडसन भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर लीन ग्रैंडमा को चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए। और ग्रैंडमा को यहाँ पर वो कहने लगता है कि उसके अकॉर्डिंग अभी भी मैं एक रोबोट हूँ, उसे पता नहीं है कि मैं एक इंसान हूँ। अगर इंसान होता कन्फेस करे तो बात अलग है, लेकिन एक रोबोट को कोई इमोशंस कैसे आ सकते हैं। मन में यहाँ पर लीन सोचने लगता है कि अगर उसे पता चला कि मैं एक इंसान हूँ तो हो सकता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि इन सारी चीज़ों की फिक्र तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी। एंड इतने में यहाँ पर रैनन वापस आ जाती है एंड यहाँ पर ग्रैंडमा उसे बोलने लगती है कि हमें जल्द का वेडिंग सर्टिफिकेट लेना ही होगा। रैनन को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर यहाँ पर ग्रैंडमा अपने रोबोट वाले मोड में आ जाती है और कहने लगती है हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग आपने एक बॉयफ्रेंड वाले मटेरियल का ऑर्डर किया है, तो अगर आप एक वीक के अंदर अंदर वेडिंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो फिर आपको 1 लाख रुपीज़ का बोनस मिलेगा। यहाँ पर रैनन 1 लाख रुपीज़ को सुन नहीं पाती और शॉक हो जाती है, कहती कि आपने 1 लाख रुपीज़ कहा या फिर 100 रुपये कहा है। ग्रैंडमा बाद में यहाँ पर अपनी चीज़ें रिपीट करने लगती है और कहते हैं कि 100 रुपीज़ नहीं है 1 लाख रुपीज़ है, आपको 1 लाख रुपीज़ का बोनस मिलेगा। और तो यहाँ पर रैनन 1 लाख सुनते ही बहुत एक्साइटेड हो जाती है और ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर बाद में हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं जो कि अपने वेडिंग ड्रेस में होती है, साथ साथ में यहाँ पर लीन भी आ जाता है पूरा ग्रूम बनकर। लीन तो यहाँ पर उसे देखे ही रहा था और रैनन की पूरे बॉडी और चेहरे से तो उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा अंकल लीन को धक्का दे देती है और कहने लगती है कि मेरी डॉटर इन लॉ तो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल दिख रही है। फिर यहाँ पर वो उससे कई सारे फोटोज़ निकालती है और उसे अपने फैमिली ग्रुप पर भेज देती है और मन में कहने लगती है कि मेरी बहन तो मेरी इस ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ को देखकर तो बहुत जेलस फील करने लगेगी। इतने में ही ग्रैंडमा को घर से कॉल आने लगते हैं, तो फिर ग्रैंडमा यहाँ पर लीन से कहने लगती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है तो मैं कॉल को पिक कर कराती हूँ, लेकिन तब तक मेरी डॉटर इन लॉ का ध्यान रखना, उसे परेशान मत करना। इतना बोलकर ग्रैंडमा खुशी खुशी वहाँ से कॉल पिक करने के लिए चली जाती है। ग्रैंडमा के वहाँ से जाने के बाद लीन यहाँ पर रैनन से कहने लगता है कि मेरी ग्रैंडमा की कोई भी बातों का बुरा मत मानना। रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ग्रैंडमा का मोड वही होगा, अक्सर मेरी मॉम भी इसी मोड में रहा करती है, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रैनन को अपनी ड्रेस बहुत अनकम्फर्टेबल लग रही होती है, तो वो लीन से कहती है कि मैं अभी चेंज कर आती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो चेंज करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर स्टाफ उसकी मदद करने के लिए आती है। एंड स्टाफ कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्टी फ्रेंड भी नहीं होती है। एंड यहाँ पर वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि तुम्हें अब्रॉड गए हुए 6 साल हो गए और तब से लेके अब तक हम मिले ही नहीं है, और तुम चाइना आई हो, तुमने मुझे अभी तक ये क्यों नहीं बताया। रैनन बोलने लगती है कि मैं मम्मा की वजह से चीज़ों में फंस गई थी, मैं तुमसे सबसे पहले आकर मिलने वाली थी। मिनी यहाँ पर उसका नेकलेस नोटिस करती है और बोलती है कि ये तो वही नेकलेस है जो मैंने तुम्हें दिया था, मुझे तो लगा कि तुम इसे कचरा समझकर कब का फेंक दी रहोगी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब तक तुमने इसे संभाल कर रखा है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है
एंड यहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों की बातों को सुन रही होती है। जहाँ पर ग्रैंडमा को लगने लगता है कि मुझे लगता है विलन की एंट्री हो चुकी है और ये लड़की मेरी डॉटर इन लॉ को बुली करने की कोशिश कर रही है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिर यहाँ पर लीन को कॉल करके सब कुछ बता देती है एंड लीन यहाँ पर सभी गार्ड्स को लेकर आ जाता है। फिर यहाँ से रैनन और उसकी बेस्टी मिनी चेंजिंग रूम से बाहर निकलते जहाँ पर वह लीन और ग्रैंडमा साथ साथ कई सारे बॉडीगार्ड्स को देखते हैं। रैनन यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, तो फिर लीन उसे अपनी ओर करता है और यहाँ पर उस स्टाफ को एग्रीमेंट बताते हुए कह देता है कि जो पूरा का पूरा स्टोर रूम है वो मैंने सब कुछ बाय कर लिया है और अभी मेरे नाम पर है, तो फिर तुम मेरी वाइफ को बुली नहीं कर सकती। यहाँ पर रैनन कुछ कहे इसके पहले ही लीन उसे बोलने लगता है कि तुम्हें उस स्टाफ की साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर दूसरा मिनी उसे बोलने लगती है कि तुम तो बहुत लकी निकली, तुमने तो कितने अमीर इंसान के साथ में शादी की है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा लकी चीज़ है क्योंकि मैं भी अब अपना गुजारा निकाल सकती हूँ। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा उस नेकलेस को देख देती है जो कि नीचे गिरा था, तो फिर रैनन से उठाकर बोलने लगती कि हाँ ये नेकलेस मेरी बेस्टी मिनी ने मुझे दिया था, यानी कि ये स्टाफ ने, और यहाँ पर मैंने उसे संभाल कर रखा था, तो मैं उसे वही कही थी कि इसे फेंक दो क्योंकि इसे बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं इसे अभी भी संभाल कर रखना चाहती हूँ। दूसरा लीन यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को देखता है। यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लगती कि शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर यहाँ पर बाद में जैसे ही लीन उनसे सवाल जवाब करने लगता है, ग्रैंडमा यहाँ पर बोलने लगती है कि रोबोटिक बॉडी में कुछ तो माल फंक्शन हो रहा है, हमें फैक्ट्री में वापस लौटना होगा। और इतना बोलकर वो रोबोट जैसे बाहर निकल जाती है सभी गार्ड्स को लेकर। इसके बाद में यहाँ पर रैनन लीन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगा, वो मुझे बुली कर रही थी, एंड यहाँ पर वो उसे गालों पर किस कर देती है और थैंक यू बोलती है हमेशा से प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर वो उसे ये तक कहती है कि अगर तुम रियल लाइफ में मैन होते तो मैं तुमसे पक्का शादी कर लेती। एंड यहाँ पर वो खुश होने लगता है और उसे पूछता है कि सच में, वो बोलती कि हाँ, लेकिन हाँ मुझे वो इंसान बिल्कुल नहीं पसंद जो झूठ बोला करते हैं। यहाँ पर लीन अपनी सच्चाई बताने वाला था, लेकिन ये झूठ वाली बातों को सुनकर वो वापस चुप रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो सच्चाई का सामना अब कैसे करेगा। दूसरा यहाँ पर हम उस रियल वाले रोबोट को देखते हैं जिसकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है एंड यहाँ पर उसका टास्क होता है रैनन के घर पर जाना, तो फिर उसकी बॉडी खुद ब खुद चलकर रैनन के घर तक पहुँच जाती है। एंड यहाँ पर बाद में वो दरवाज़ा खटखटाने लगता है जहाँ पर रैनन आकर दरवाज़ा खोलती है एंड यहाँ पर वो रोबोट अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड रैनन यहाँ पर गुस्से में आकर लीन को बुलाती है जहाँ पर लीन को लगता है कि अब तो मैं गया। फिर रैनन बोलते कि हो सकता है तुम्हारी कंपनी से डिलीवरी में कुछ मिस्टेक हुई हो। लीन बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, इस मैटर को मैं हैंडल कर दूंगा। एंड यहाँ पर लीन को वो बात याद आने लगती है जहाँ पर रैनन ने उसे झूठी वाली बात कही थी कि उसे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो उससे झूठ बोलते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने लगता है कि कुछ भी करके मुझे इस रोबोट को यहाँ से लेकर जाना ही होगा। फिर यहाँ पर वो उसे घसीटते हुए बाहर लेकर जाता है। रोबोट यहाँ पर बोल रहा होता है कि डिटेक्ट हो रहा है मुझे कि कोई तो मुझे हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली फाइटिंग वाले मोड पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर लीन उससे गले से उस बेल्ट को निकाल देता है जिस वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाता है और उसका पावर ऑफ हो जाता है। इसके बाद में आते वक्त वो उसके लिए बुके लेकर आता है, साथ साथ में कई सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी, और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे रात के लिए लाया है ताकि तुम रात में से लगाओ और सुबह में तुम्हारे स्किन ग्लो करने लगे। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाया, मैं भी तुम्हारे लिए एक प्यार से गिफ्ट लाऊंगी, एक बहुत अच्छी मेगापिक्सल की बैटरी। यहाँ पर लीन उस गिफ्ट को सुनकर खुश तो होता है लेकिन मन ही मन बहुत दुखी होता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उस प्रोडक्ट को निकालता है और रैनन के फेस पर लगाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे पानी पीने के लिए देता है जहाँ पर रैनन और उसका हाथ एक साथ में टच होने लगता है। रैनन यहाँ पे मन में सोचती है कि काश मुझे वो ट्रॉमेटाइज वाली डिसीज नहीं होती और काश ये रियल मैन होता। तो यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था कि दोनों किस करेंगे, लेकिन रैनन से हाथ से वो पानी गिरकर उसके शर्ट पर गिर जाता है जहाँ पर रैनन उसे साफ करने लगती है, लेकिन लीन उसका हाथ पकड़कर उसे दूर करता है। बाद में यहाँ पर वो उसे कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी बड़े ही मशीन से बनी हो लेकिन वो वाटर प्रूफ है। फिर यहाँ पर रैनन उसे दूर हटती है और कहते हैं कि ठीक है तुम अपनी बॉडी को चार्ज अप कर लेना कल के इवेंट के लिए। एंड यहाँ पर वो अपने बेडरूम में जाकर सोचने लगती है कि आखिर वो मामले से रोबोट और मशीन ही तो है, आखिर न जाने कि मुझे उसे लेकर इमोशनल वाली चीज़ें आने लगती है। दूसरा यहाँ पर वो लोग उस इवेंट में आ जाते हैं।
रनन यहाँ पर लीन से कहने लगती है कि तुम इन लड़कियों की आंखों को देख रही हो, वो सभी के सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं। एंड यहाँ पर लीन मम्मी रनन का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। दूसरा यहाँ पर वो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती है कि मैंने तो सुना है कि इसका बॉयफ्रेंड बहुत जल्दी इसके साथ में शादी करने वाला है और तो ये वॉरियर ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है। साथ साथ में यहाँ पर शीन कहने लगती है वॉरियर ग्रुप का प्रेसिडेंट और ये इंसान, मैंने तो सुना है कि वो किसी पब्लिक इवेंट में जल्दी से जाता नहीं है। दूसरी यहाँ पर मिया भी होती है जो उन्हें उनकी तारीफ करते हुए सुन लेती है और मन ही मन बोलने लगती है कि मैं इसके बॉयफ्रेंड को छीन कर ही रहूँगी। लीन यहाँ पर कुछ काम से बाजू की ओर चला जाता है एंड मिया मौके का फ़ायदा देकर आ जाती है रनन से बात करने के लिए। फिर उससे वो कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बदले 10 सोने के सिक्के दूंगी और बिस्किट्स भी। रनन यहाँ पर सोचने लगती है कि इसमें तो मेरे 5 और रोबोट्स आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है 20 सिक्के और 20 बिस्किट्स ले लेना। एंड रनन यहाँ पर मान जाती है, जहाँ पर वो अपने रोबोट की ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद में इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है। तो फिर वो मिया उसके पास जाने लगती है, लेकिन लीन उसे इग्नोर कर कर रनन के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, रनन मेरी होने वाली फियांसी है और इसके अलावा मैं किसी और लड़की की तरफ आग उठाकर भी नहीं देखता। रनन यहाँ पर बोलने लगती है कि हाँ, एक रोबोट कैसे ही चीट कर सकता है। तो फिर वो मिया को कहते हैं कि मेरे स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें क्रेडिट देना नहीं भूलूंगी। मिया को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगते कि तुमने कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड रोबोट है, और मन ही मन यहाँ पर बोलने लगते कि देखना अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतने में ही यहाँ पर वो अनाउंसर आ जाता है, जहाँ पर वो अनाउंसमेंट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो इवेंट में उन सभी का वेलकम करता है। साथ साथ में यहाँ पर वो रनन को भी बुलाता है क्योंकि रनन का सबसे पहला प्रेजेंटेशन देना होता है। रनन यहाँ पर जैसे ही अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करती है उसकी स्क्रीन पर कुछ नजर ही नहीं आता और सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। फिर यहाँ पर मिया मन ही मन मुस्कुराने लगती है और मन ही मन बोलने लगती है कि मुझे लगा ही था ये सब होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से उसके पेन ड्राइव को एक्सचेंज कर कर हैक कर दिया था ताकि वो कुछ भी कर ले लेकिन प्रेजेंटेशन प्रेजेंट ही ना हो पाए। रनन यहाँ पर समझ जाती है कि इन सब के पीछे मिया का हाथ है। इतने में यहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट क्यों नहीं कर रही है। तो फिर मिया यहाँ पर स्टेज पर आकर रनन को बाज उठाती है और कहती है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो, कम से कम मुझे मेरा तो प्रेजेंटेशन देने दो। एंड यहाँ पर मिया जैसे ही पेन ड्राइव को अटैच करती है तो फिर यहाँ पर वो प्रोजेक्ट सामने आ जाता है। यहाँ पर रनन उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर मेरा प्रोजेक्ट तुम्हारे पास में क्या कर रहा है। तो फिर यहाँ पर वो सिखाने लगती है कि क्यों, तुम्हें लगता है तुम्हारा डिजाइन है तो फिर तुम्हारे पास प्रूफ क्या है और तुम लोगों को क्या बोलोगी। यहाँ पर इतने में ही लीन स्टेज पर आ जाता है। मिया मन में बोलने लगती है कि ये बॉडीगार्ड आखिर कर ही क्या सकता है, लेकिन यहाँ पर लीन कोडिंग का चीज़ यूज़ करने लगता है, जहाँ पर वो उस पेन ड्राइव को वापस वर्क करवा देता है। फिर यहाँ पर सभी के सामने वो रनन के वो ड्राफ्टिंग वाले प्रूफ्स भी रखता है। यहाँ पर सभी लोगों को समझ आ जाता है कि रनन के पास जो प्रोजेक्ट है उसका ड्राफ्ट भी अवेलेबल है, लेकिन मिया के पास उस प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन इतने में अनाउंसर को मैसेज आ जाता है कि आज के इवेंट में जो मिसेस रनन का प्रोजेक्ट है उसे किसी ने कॉपी कर लिया है, जो कि मिया है। तो फिर चुपचाप यहाँ पर वो प्रोजेक्ट जो है मिसेस रनन को दे दिया जाए। एंड यहाँ पर अनाउंसर वो सारी चीज़ें अनाउंस करते हुए रनन को कंग्रेचुलेशंस बोलने लगता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट रनन के हाथों में लग गया है। यहाँ पर मिया को गुस्सा आने लगता है और वो मन ही मन में बदला निकालने की आग में चली जाती है। दूसरा यहाँ पर वो लोग स्विमिंग पूल वाले एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर लीन को लगता है कि ये सही समय है सारी चीज़ों को कन्फेस करने का। लेकिन इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है जो कि रनन को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। एंड रनन यहाँ पर पानी में बेहोश होने लगती है, जहाँ पर उसे मिया की आवाज़ आ रही होती है। एंड मिया यहाँ पर बोल रही होती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा रोबोट वाला बॉयफ्रेंड तुम्हारी क्या ही मदद कर सकता है। इतने में यहाँ पर लीन पानी के अंदर कूद जाता है और उसे किस कर जगाने लगता है। फिर यहाँ पर बाद में रनन की नींद खुलती है और यहाँ पर वो उसे लेकर ऊपर आ जाता है। रनन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आने लगती है कि कहीं लीन की बॉडी क्रैश करना ना शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आ सकते हैं। यहाँ पर दूसरी और मियाँ बड़ी खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि देखना अब तुम्हारा रोबोटिक बॉयफ्रेंड ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा आकर बोलने लगती है कि रोबोटिक बॉयफ्रेंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को रोबोट बोलने की। यहाँ पर मियाँ को कुछ समझ नहीं आता एंड ग्रैंडमा यहाँ पर लीन की सारी सच्चाई बोल देती है, जहाँ पर
बेचारी रैनन को बहुत ज़्यादा बेट्रेड फील होता है एंड यहाँ से बाद में वो जाने लगती है, जहाँ पर एक एक करके रैनन को वो सारी मेमोरीज याद आने लगती है जब लीन ने उसे टच किया था, लेकिन उसकी बॉडी तभी भी फ्रीज नहीं हुई थी। यहाँ पर में लीन उसका पीछा करते हुए आ जाता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन रैनन उसकी बात सुनती नहीं है। लीन कहते कि बस एक बार मेरी बात को सुन लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एंड लीन यहाँ पर एक एक कर उसे सारी चीज़ें बताने लगता है कि उस दिन मैं तुम्हारे घर पर बाय मिस्टेकली आ गया था। मैं तुम्हें सच्चाई बताने का रास्ता ढूंढ तो रहा था, लेकिन हर पल में डिले हो जा रहा था, लेकिन आज तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तुम बस मुझे एक और मौका देकर देखो। रैनन यहाँ पर सोचने लगती है और बोलती कि आखिर मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकती हूँ। और लीन उसके हाथ लेकर अपनी हार्ट पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पर नहीं, लेकिन मेरे दिल पर तो भरोसा होगा। भले मैं यहाँ पर फेक रोबोट बनकर आया था, लेकिन मेरी कही हुई चीज़ें और मेरा किया हुआ वादा तुम्हारे साथ फॉर एवर रहने का वो सच है। फिर यहाँ पर रैनन उसे एक और मौका देती है, जहाँ पर वो उसे एज ए ह्यूमन अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर यहाँ पर बड़े इमोशनली होकर रैनन यहाँ पर उसे हक करने लगती है। फिर इसी सीन के साथ में उनकी एक नई शुरुआत होती है। लेकिन हमारी मूवी की एंडिंग